हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर थर्ड करेंगे। लेक्चर थर्ड में आज हम पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स में टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। कितने टाइप्स की होती हैं? दो टाइप्स की रेट ऑफ रिएक्शन होती हैं। एक होती है हमारी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और दूसरी होती है हमारी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये दोनों रिएक्शंस हो सकता है 2026 के बोर्ड के एग्जाम में पूछ ली जाए। ठीक है, तो पहली हमारी आती है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या है होती है? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होती है व्हेन द रेट ऑफ रिएक्शन इज measured over a long time interval, is measured over a long time interval, is called एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। उसको हम क्या बोलते हैं? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। इस जगह अब अंडरलाइन करना आप ओवर अ लॉन्ग टाइम इंटरवल, मीजर्ड ओवर अ लॉन्ग टाइम इंटरवल को अंडरलाइन करना। ठीक है ना? अगर मैं इसमें बात करूं कि अगर मैं इस जगह बोलूं कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, मैंने क्या बोली है कि मीजर्ड ओवर अ लॉन्ग टाइम इंटरवल। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एज इट इज किसकी तरह होती है? रेट ऑफ रिएक्शन की तरह होती है। तो चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम में लिख देता हूं। अंतर क्या होता है इस जगह आप ध्यान से इधर देखना, चेंज इन टाइम। अंतर सिर्फ इतना सा होता है कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है तो रेट ऑफ रिएक्शन को मैं आर से, और एवरेज है इसलिए इस जगह एवीजी लिख दिया। चेंज का मतलब क्या होता है? डेल्टा। इस जगह कंसंट्रेशन को मैं होल एक्स मानना हूं और डेल्टा टी, इस जगह डेल्टा आता है और इंस्टेंटेनियस में डिफरेंशिएशन वाला, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव वाला डी आता है। वो होता है ओवर अ पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम या फिर वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल होता है। बस इतना चेंज होता है। अगर इस जगह मैं रिएक्टेंट के लिए बात करूं तो माइनस का डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ आर अपॉन डेल्टा टी, और प्रोडक्ट के लिए बात करूं तो प्लस का डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ पी अपॉन डेल्टा टी हो लेगा। क्या हो लेगा? अपॉन में डेल्टा टी हो लेगा। ठीक है, बोलो इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? क्लियर है? अब इधर आप ध्यान से देखो, अगर मैं इसका आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताऊं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का मैं क्या बता रहा हूं? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूं। अगर मैं बात करूं, पहले किसकी बात कर रहा हूं? रिएक्टेंट के लिए बता रहा हूं। किसके लिए बता रहा हूं? रिएक्टेंट के लिए। ध्यान से इधर देखना, रिएक्टेंट के लिए बता रहा हूं तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होता है? कम होता है। तो हमारा इस तरीके से रिएक्टेंट का ग्राफ बनता है। इस जगह क्या होता है? हमारा वाई एक्सिस पर कंसंट्रेशन, लेकिन रिएक्टेंट की बात है। और इस जगह क्या होता है? हमारा टाइम है, जो कि क्या होता है? टी, और ये जीरो है, ओरिजिन। अब अगर मैं इस जगह लिखूं कि इस जगह टाइम जीरो, इधर आऊंगा 1 सेकेंड 2 सेकेंड, तो इस जगह मान ले रहा हूं कि टाइम t1 है, तो मेरा इस जगह रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना होगा? R1। और इस जगह मेरा टाइम कितना होगा? t2। तो इस जगह मेरा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना हो लेगा? R2 हो लेगा। एवरेज रेट मैंने क्या बोली है? आर एवीजी डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी बोली है। और रिएक्टेंट के लिए किस तरीके से लिखते हैं? माइनस का डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ आर अपॉन डेल्टा टी। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब इस जगह आप ध्यान से देखो, अगर मैं इस जगह एवरेज रेट बोलूं तो माइनस तो मैंने लगा दिया, तो कंसंट्रेशन ऑफ R2 माइनस कंसंट्रेशन ऑफ R1, और इस जगह T2 माइनस T1 हो लेगा। क्या हो लेगा? T2 माइनस T1। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? क्लियर है?
अब इस जगह आप ध्यान से देखो, अगर मैं बात करूं किसके लिए, फॉर प्रोडक्ट के लिए, फॉर प्रोडक्ट के लिए अगर मैं बात करूं तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होता है, बढ़ता है। तो इसका ग्राफ मेरा कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा, प्रोडक्ट के लिए इस तरीके से। अब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या है, बढ़ रहा है, इस जगह तो कंसंट्रेशन ले रहा हूं जो कि प्रोडक्ट का है, और इस जगह क्या ले रहा हूं, टाइम ले रहा हूं जो कि क्या है, टी है। अब इस जगह अगर मैं लिखूं ये, तो इस जगह में टाइम को T1, तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कितना होगा, P1, और इस जगह टाइम कितना हो लिया, T2। ठीक है, तो इस जगह कंसंट्रेशन कितना होगा, P2। और अगर मैं आर एवरेज की बात करूं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, तो उसको जनरली हम डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी से, लेकिन प्रोडक्ट है तो प्लस का डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ पी अपॉन डेल्टा टी से लिखूंगा, लिखूंगा नहीं लिखूंगा। और अगर मैं स्पेसिफाई, अगर इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से लिखूं तो किस तरीके से, आर एवरेज प्लस का, तो कंसंट्रेशन ऑफ P2 माइनस कंसंट्रेशन ऑफ P1, और इस जगह T2 माइनस T1 हो लेगा। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, क्लियर है कि नहीं है, बोलो। उम्मीद करता हूं कि इतना आपको समझ में आ रहा होगा। इस जगह देखो मैं इसको अलग से लिख दे रहा हूं कि अगर आर एवरेज लिखूं तो प्लस का कंसंट्रेशन ऑफ P2 माइनस P1 और T2 माइनस का T1, इस तरीके से ये लिखा हुआ है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। अगर इस जगह में इंस्टेंटेनियस की बात करूं तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन होती है व्हेन द रेट ऑफ रिएक्शन इज मेजर्ड ओवर अ पर्टिकुलर मूवमेंट ऑफ टाइम, या फिर ब्रैकेट में लिख सकता हूं ओवर अ वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल। शॉर्ट टाइम इंटरवल इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। उसको हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। अब मैं बात किसकी कर रहा हूं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहा हूं। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन एज इट इज रेट ऑफ रिएक्शन के ही बराबर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। अगर मैं एवरेज की बात करूं तो एवरेज में तो आर ए बी जी लिखते थे, लेकिन इंस्टेंटेनियस है ये तो आर इंस्टेंटेनियस लिखूंगा तो होगा तो, अब वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल है, वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल या फिर पर्टिकुलर मूवमेंट ऑफ टाइम मेजर्ड ओवर अ पर्टिकुलर मूवमेंट ऑफ टाइम को अंडरलाइन करना। तो इस जगह क्या हो लेता है, डी एक्स अपॉन डी टी, ये डिफरेंशिएशन वाला डी है, ठीक है ना। अगर इस जगह मैं रिएक्टेंट की बात करूं तो माइनस का डी कंसंट्रेशन ऑफ आर अपॉन डी टी, और प्रोडक्ट की बात करूं तो प्लस का डी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन डी टी। ये मेरा क्या हो लेगा, फॉर्मूला हो लेगा। अगर मैं इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करूं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस
रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की क्या करूंगा मैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करूंगा। पहले मैं कर रहा हूं किसके लिए, फॉर रिएक्टेंट के लिए। याद रखना इंस्टेंटेनियस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वेरी इंपॉर्टेंट है और टफ है, तो इसको ध्यान से इधर सीखना। मैंने आपको बताया है कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होता है तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा। इस जगह क्या है, टाइम, और इस जगह क्या है, कंसंट्रेशन, जो कि किसका है, रिएक्टेंट का है। अब इस जगह आप ध्यान से देखो कि इस कर्व पर मैं क्या करूंगा, एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, और इस टेंजेंट की हेल्प से मैंने इधर क्या कर लिया है, एक ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया इस जगह। ठीक है, अब इस जगह अगर मैंने इस एंगल को कितना मानना हूं, मैं थीटा मानना हूं, तो ये एंगल कितना होगा, 180 माइनस थीटा होगा। ध्यान से इधर देखो, ये स्ट्रेट लाइन है, पूरा एंगल कितने का है, 180 का। इस एंगल को मैंने थीटा मान दिया, तो 180 में से थीटा गया तो ये कितना बचा, 180 माइनस थीटा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसी तरीके से मैंने इसको माना है। ये क्या रहेगा मेरा, डी टी रहेगा, और ये क्या हो जाएगा, डी कंसंट्रेशन ऑफ आर हो लेगा। अब इस जगह स्लोप क्या होता था, टेन थीटा, लेकिन इस जगह थीटा कितना है, 180 माइनस थीटा है। अब 10 है, 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर क्या है मेरा, डी कंसंट्रेशन ऑफ आर अपॉन dt, और बेस क्या है, dt, तो वो मैंने रख दिया। 10 180 माइनस 10 180 माइनस थीटा क्या होता है, 10 180 माइनस थीटा होता है माइनस का 10 थीटा, डी आर अपॉन dt। ये क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन है, और रेट ऑफ रिएक्शन इस समय मेरी कैसी है, नेगेटिव स्लोप आ रही है, क्योंकि टेन थीटा क्या होता था, स्लोप होती थी। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, क्लियर है। अब इस जगह आप ध्यान से देखो कि इस जगह अगर मैंने 10 180 माइनस थीटा लिखा है, तो ASTC रूल आपने मैथ्स में पढ़ा होगा। इस जगह क्या होता था, ऑल पॉजिटिव होता था, कि सारे कैसे हैं, पॉजिटिव। इस जगह क्या होता था, साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाद बाकी सब नेगेटिव। इस जगह टेन और कॉट पॉजिटिव, बाद बाकी सब नेगेटिव, और इस जगह कॉस और उसका रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव, बाद बाकी सब नेगेटिव। अब इस जगह आप ध्यान से देखो कि ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये कितना था 180 डिग्री, और ये कितना था 270, और ये 360 डिग्री, कंप्लीट एंगल हो चुका। अब 180 है हमारी कहानी, तो 180 पर, तो 180 में कुछ ऐड होगा तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाया करेगा, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, तो थर्ड क्वाड्रेंट में। और 180 में से कुछ अगर माइनस होगा तो कौन से क्वाड्रेंट में लाया करेगा, सेकंड में। तो ऑब्वियसली बात है सेकंड क्वाड्रेंट में 10 तो साइन और कोसेक हमारा पॉजिटिव होता है, बाद बाकी सब क्या होता था, नेगेटिव। इसलिए हमारा क्या है, 10 180 माइनस थीटा नेगेटिव है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। मैंने ट्राई किया है पूरा पूरा ये कंसेप्ट समझाने का, नहीं आ रहा है तो एक बार और इसको रिपीट करिए, तो आपको आना चाहिए ये। ठीक है ना। अब इस जगह आप ध्यान से देखो, अगर मैं इसमें प्रोडक्ट के लिए ग्राफ बनाऊं तो सेकंड में ले रहा हूं फॉर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होता है, बढ़ता है, तो इस जगह मेरा किस तरीके से जाएगा, इस तरीके से। अब इधर क्या है, टाइम, जो कि टी है, और इस जगह क्या है, कंसंट्रेशन है, जो कि किसका है, प्रोडक्ट का है। तो इस पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो इस तरीके से टेंजेंट ड्रॉ हो लेगी मेरी। तो इस जगह ये क्या है, थीटा, ये क्या हो लेगा मेरा, डी कंसंट्रेशन ऑफ पी, और ये क्या हो लेगा, डी टी हो लेगा। अगर इस जगह मैं बोलूं टेन थीटा, तो टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है, डीपी, और ये क्या है, dt। तो ये क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन इस जगह मेरी कैसी आ रही है, पॉजिटिव स्लोप आ रही है। कैसी आ रही है, पॉजिटिव स्लोप आ रही है। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, क्लियर है। अब इस जगह आप ध्यान से इधर देखो, नेक्स्ट, in a reaction 2A gives product, the concentration of A decreases from, कहां से कर रहा है,
0.5 मोल लीटर इनवर्स से 0.2 मोल लीटर इनवर्स हो रहा है कितने में? 10 मिनट्स में। कैलकुलेट रेट ड्यूरिंग दिस इंटरवल, रेट बताना है मेरे को। तो इस जगह रिएक्टेंट मेरे को रिएक्शन क्या दी हुई है? 2A गिव्स प्रोडक्ट दिया हुआ है और रिएक्टेंट की बात कर रहा है। भाई ए क्या है? रिएक्टेंट ही है। तो इस जगह अगर मैं इसकी रेट ऑफ रिएक्शन लिखूं तो किस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन लिखूंगा? माइनस का 1/2 डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डेल्टा टी। अब कहां से हो रहा है? 0.5 मोल लीटर इनवर्स से टू 0.4 मोल लीटर इनवर्स हो रहा है, मतलब फाइनल वाला ये है। तो ये क्या है? A2 है और ये क्या है? A1 है। तो कंसंट्रेशन ऑफ फाइनल में से इनिशियल माइनस करते हैं तो फाइनल कितना है मेरा? 0.4 माइनस 0.5 अपॉन 10। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? क्लियर है? तो इसको सॉल्व कर कर हमारा आंसर आ लेगा इधर से 5 इंटू 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स और मिनट इनवर्स होगा। क्या होगा? मिनट इनवर्स। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। ये न्यूमेरिकल, ये मैथ्स है, इसको आप खुद सॉल्व कर सकते हो कि किस तरीके से करोगे। ये तो हमारा 0.1 माइनस का हो लेगा अपॉन 10 और ये कितना हो लेगा? माइनस का 1/2। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अब इस जगह माइनस माइनस तो मेरा प्लस हो लिया, तो इस जगह 0.1 अपॉन 2 इंटू 10, ठीक है। अब इस जगह जब मैं इसको करूंगा तो 1/2 को क्या लिख सकता हूं? 0.5 और इसको कर कर मैंने इधर एक बढ़ा दिया और इसको ऊपर ले गया तो 10⁻²। पॉइंट को इधर करूंगा वो इधर बढ़ जाएगा तो 10⁻³ हो लेगा। उम्मीद करता हूं कि इतना आप समझ कर लोगे, ठीक है ना। 12th स्टैंडर्ड में हो, इतना कर सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा आता है द कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट चेंजेस फ्रॉम, कहां से हो रहा है? 0.03 से 0.02 कैपिटल एम या फिर मोल लीटर इनवर्स बोले इन 25 मिनट्स। कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन यूजिंग टाइम बोथ मिनट्स और सेकंड्स में मेरे को बताना है। तो एवरेज रेट बताना है या फिर रेट ऑफ रिएक्शन, बात एक ही है। तो इस जगह मैं क्या कर दे रहा हूं? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिख देता हूं। तो किस तरीके से लिखूंगा मैं इसको? कोई भी मैं रिएक्शन कंसिडर कर रहा हूं, आर से गिव्स प्रोडक्ट हो रहा है पी, तो माइनस का डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ आर अपॉन dt। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, रिएक्टेंट के लिए ही बोल रहा है इसलिए मैंने आर का लिखा है। तो इस जगह जब मैं लिखूंगा तो माइनस फाइनल ये है और इनिशियल ये है, तो 0.02 में से 0.03 माइनस होगा और टाइम कितना है? 25 मिनट्स हो लिया। तो इसको सॉल्व होकर हमारा आंसर आएगा 4 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स हमारा इसका आंसर आ लेगा। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अगर टाइम मेरा किस में है? अब सेकंड्स में दे तो ये तो मेरा अभी मिनट में है, सेकंड्स में करने के लिए 25 इंटू 60 कर दूंगा। ये किस में हो लिया? सेकंड्स में हो लिया। तो सेकंड्स में मेरा एवरेज रेट क्या आएगा? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन सेकंड्स में मेरा आएगा -0.02 माइनस का 0.03 और इस जगह कितना हो लेगा? 25 इंटू 60 हो लेगा। तो सॉल्व होकर इसका मेरा आंसर आएगा 6.67 इंटू 10⁻⁻6 मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये कैलकुलेशन खुद कर लोगे। 12th स्टैंडर्ड में हो, बार बार बोलता हूं, इस कैलकुलेशन को अगर मैं सॉल्व करने लग गया तो ये लेक्चर बहुत लेंदी हो जाएगा, ठीक है ना। इधर आप ध्यान से देखिए। नेक्स्ट आता है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? एक तो होता है हमारा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, दूसरा होता है हमारा टेम्परेचर। क्या होता है? टेम्परेचर। तीसरा होता है हमारा प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट।
चौथा होता है हमारा सरफेस एरिया, या पूरा लिख देता हूं, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। और चौथा होता है हमारा नेचर ऑफ रिएक्टेंट। ये हमारे फैक्टर्स हैं। पेपर में आएगा मेंशन एनी 3 फैक्टर्स या मेंशन एनी 4 फैक्टर्स, कितने भी फैक्टर्स रेट ऑफ रिएक्शन के वो मेंशन करवा सकता है। इतना था हमारा आज का लेक्चर, लेक्चर 3rd। याद रखो मैं बहुत ही ज्यादा शॉर्ट लेक्चर बनाता हूं कि इतना ज्यादा मैं 1 घंटा 2 घंटा नहीं खींचता हूं, मुश्किल से 20-25 मिनट का लेक्चर मैं आपके लिए प्रोवाइड कर रहा हूं। मैक्स 30 मिनट का दे सकता हूं, उससे ज्यादा का नहीं। उम्मीद करता हूं कि आप अपने नोटबुक में नोट करते होंगे और लेक्चर को तरीके से करते होंगे। अगर आप इसको पिक्चर की तरह देख रहे हो तो बहुत दिक्कत आएगी, इसलिए मेरी आपको पर्सनली एडवाइस है कि आप नोट साथ के साथ बनाते जाइए। अब लेक्चर 3 है तो शीट 3 आप इसकी अब करिएगा तो एकदम अच्छे से आपको शीट 3 आ रही होगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता और कुशाग सर को मोटिवेशन आता। दैट्स इट।